महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण गोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम में शामिल होने साकेत नगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सबका साथ सबके विकास के साथ मिलकर पीएम कर रहे हैं काम, बोले केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी बताया ओबीसी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीट भाजपा गठबंधन के साथ जीतने का डिप्टी सीएम ने रखा लक्ष्य। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट वाली सरकार बनाने की बात कही। अखिलेश यादव न पिछड़ों के नेता थे न अगड़ों के हो सकते हैं। एक परिवार पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं हो सकता। 2024 के आम चुनाव में भी सभी वर्ग भाजपा के साथ हैं। साथ ही सपा यादव वोट बैंक को समझती है। यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही होता है राष्ट्रवादी। देश में मोदी विरोधी नेताओं और राजनीतिक दलों को खुद के अस्तित्व संकट में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में 50 सीट जीतने के दावे पर केशव प्रसाद ने कसा तंज। बोले 50 में से 5 हटा लो तो कितनी जीतेंगे सपा सीट। यूपी के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के प्रति अनिल शुक्ला वारसी के गाली गलौज ऑडियो पर बोले नहीं है मामले की जानकारी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी की अगुवाई में, कांग्रेस की अगुवाई में लगातार माननीय मोदी जी के दशांश भी परिश्रम नहीं करने वाले जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में जिनका जन्म हुआ है और आज भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जब कोई कदम उठाया जाता है तो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। जिन्होंने आपातकाल लगाया वो लोकतंत्र खतरे में है, ये बात बोलते हैं। जो इस देश के अंदर भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी राजनीतिक नेता अथवा दल हैं, आज उनका अस्तित्व संकट में है, क्योंकि जनता समझ गई है कि वो कभी ईमानदारी से न देश की सेवा करते हैं, न गरीब की सेवा करते हैं, न किसान की सेवा करते हैं, न मजदूर की सेवा करते हैं। योजना बना करके केवल लूटते हैं। वही लूट का जो काम किए हैं, अब जांच होती है, पकड़े जाते हैं तो उनका कहना है कि मोदी जी ईडी को और सीबीआई को हमारे पीछे लगा देते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं करोगे काहे कोई आपके खिलाफ जांच करेगा। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा है, जहां अखिलेश यादव ने 50 सीटें यूपी में जीतने का दावा किया। उसमें से 5 बाहर हटा दो, जो उसके बाद बचता है 0 वो उनको मिलेगा। अच्छा, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, कई कर्मचारी बर्खास्त किए जा रहे हैं, तो आप बर्खास्त करते जा रहे हैं, व्यवस्था कैसे सुचारू होगी? देखिए, हम बिजली कर्मचारियों से अपेक्षा करते थे अपनी जो बात है वह निश्चित तौर से सरकार को बताएं, लेकिन पब्लिक को प्रॉब्लम हो अगर इस प्रकार का काम करते तो गलत है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो हड़ताल वापस लें। जो बात कहना सरकार से, वो सरकार से बात कहें, और पब्लिक के लिए जो समस्या पैदा करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो। सर, कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र है, कभी फैक्ट्रियां नहीं, अभी मैंने पता किया है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं, कुछ फीडर में उन्होंने डिस्टर्बेंस किया था, उसको भी ठीक करने की व्यवस्था की जाए। मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में मुझे शामिल होना था। उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कानपुर मंडल के सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी वीडियो से लेकर के सीडीओ तक की एक कार्यशाला थी। उस कार्यशाला को करने के बाद थोड़ा विलंब हुआ है यहाँ पहुँचने में, और आप लोगों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो अभिभाषण, जिसे अब से पहले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त कार्यक्रम को महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित करती थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और पार्टी संगठन ने इस कार्यक्रम को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर करने का एक आह्वान किया, क्योंकि इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केंद्र की सरकार के द्वारा 8 वर्ष में क्या किया गया है और बाकी के 2 वर्ष में क्या किया जाएगा। अमृत महोत्सव वर्ष से आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक का 25 वर्ष का जो लक्ष्य रखा है उसका भी उसमें उल्लेख है। इसी के विषय में आज यहाँ पर हम अभी एक कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे।
लेकिन आज कई दृष्टियों से कानपुर आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वह सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए बिना भेदभाव के राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, देश को मजबूती के साथ आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। एक गरीब परिवार से आते हैं, वह भी पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वह हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री के रूप में गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए दुश्मन देश में भी घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने और चीन की ओर से भी आंख तरेरने की कोशिश की गई, तो उसका भी जवाब देने और पूरे विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए अगर कोई संकट दुनिया में आता है तो दुनिया के बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश हैं, वो कहते हैं इस समस्या का समाधान तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और वह प्रयास करेंगे तो परिणाम मिलेगा। तो यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो है ही, देश का सम्मान है, देश के एक एक नागरिक का सम्मान है। इसलिए ये आज यहाँ आने का कार्यक्रम जो था, उसी के क्रम में 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में हम 73 जीते थे, 7 सीटें किसी कारण से चूक गए थे। 2019 में लोकसभा के 80 में से हम 64 जीते थे, अब हमारे पास 66 आजमगढ़ और रामपुर मिलाकर के हो गई है। लेकिन 2024 में पूरा देश चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सांसदों वाली ऐसी सरकार बने, जिस सरकार के माध्यम से भारत विश्व गुरु बन सके। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की झोली में लाने के लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सारे विरोधी मिल जाएंगे तो भी कमल खिलेगा, तब भी हम 80 में से 80 सीटें जीतने में सफल होंगे, ऐसा मुझे भरोसा। धन्यवाद। सर, अखिलेश जी भी इसमें पिछड़ा वर्ग जो राष्ट्रीय सभा चल रहा है, पिछड़े को लेकर चल रहे हैं, आप भी कानपुर में आए पिछड़ा वर्ग। श्री अखिलेश यादव जी के पिछड़े का, हाँ, लेकिन तो पूछा जाए देश में अगर माना जाए तो सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग का नेता कौन है? देखिए, ये कोई बंटवारे का विषय नहीं है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी न पिछड़ों के नेता थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। वो एक परिवार को अगर पिछड़े वर्ग का मानते हैं तो एक परिवार पिछड़ा वर्ग नहीं होता है। पिछड़े वर्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में 54% है। उस 54% के वो नेता नहीं हो सकते। और एक बात और मैं कह दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, यह सब तो भाजपा के साथ आ ही रहा है। लेकिन जिस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी समझती है कि यादव उनका वोट बैंक है, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। और वो जानते हैं इसलिए अखिलेश यादव जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बने। इसलिए इस बार उनका भी वोट भाले आदेश देगा, उसका हम पालन करेंगे। सर, पड़ोसी जिला आपका इलाहाबाद है, उसके बारे में बता जाती कि प्रयागराज काफी देर हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो गाड़ी पलटने जैसी बातें एकदम गलत बात हैं। कानून के हिसाब से जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ विवेचना करके, जांच करके जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के कटघरे में ला करके दी जा सकती है वो दिलाई जाएगी, दिलाई जा रही है। और कोई अपराधी यह ना सोचे कि वो कानून से बड़ा है, सरकार से बड़ा है, पुलिस से बड़ा है। अपराधी है तो वो अपराधी है, उसके खिलाफ अपराधी की तरह व्यवहार होगा, तो उसके खिलाफ अपराधी मान करके कार्रवाई होगी। अदालत से सजा दिलाएंगे? अदालत से सजा। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।